साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्प्रभापटलोद्भासि भासतेत्यापि भारतम् आयुर्वेदात्मकं ज्योति शाश्वतं नः प्रकाशताम्। आज कस्तूरी श्री द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी के अध्यक्ष और हमारी ऊर्जा के स्रोत माननीय जीतराम भट्ट साहब, मेरे अग्रज प्रोफेसर महेश व्यास जी, जो आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे सामने हैं, और सीक्वेंस चेंज कर दिया। जो सर का तो उद्बोधन बाद में होना चाहिए था कि जो सब कुछ बता चुके हैं, मेरे लिए समस्या होगी कि मुझे क्या बताना है। फिर भी तो और कस्तूरी श्री संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रत्युष जी, कार्यक्रम के संचालक एंड सभी आयुर्वेद प्रेमी श्रोता बंधु, जिनमें मेरे शिष्य भी संस्कृत एकेडमी में आयुर्वेद जो विषय था उसके छात्र हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। कस्तूरी श्री हर्बल्स के द्वारा जो टी का निर्माण किया गया है, उसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए, एक मॉडिफाइड स्वरूप में जो एक सुविधाजनक एक चाय हमें उपलब्ध कराई है, अमृत पेय सर ने उसको संज्ञा दी है, तो उसके लिए निश्चित रूप से वास्तव में प्रत्युष जी बधाई के पात्र हैं। एक चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद आप डॉक्टर प्रत्युष जी बहुत अच्छे दंत रोग विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन इनका जो अनुराग है आयुर्वेद और हमारी संस्कृति के प्रति काफ़ी गहरा अनुराग है। क्योंकि मेरे सानिध्य में हम लोग साथ में रह के मेरे से डिस्कस करते रहते हैं कि सर इस चाय के बारे में और इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है और कितनी तरह की चाय हम लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह की जो जिज्ञासा इनकी है, तो निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि ये चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन इनकी जो वंशगत परंपरा जो आयुर्वेदिक परंपरा रही है, क्योंकि प्रोफेसर भट्ट साहब के जो पिताजी, इनके दादा, वो भी आयुर्वेद निष्णात और आयुर्वेद प्रेमी रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो ट्रेड्स है वो अब इस रूप में सामने आ रहे हैं। तो जो चाय की जो कल्पना है, ये एक तरह से आयुर्वेद की कल्पना है। आयुर्वेद में औषधियों का प्रयोग किस तरह से किया जाए, उसके लिए पंचविध कषाय कल्पनाएं बताई गई है कि फार्मास्यूटिकली प्रिपरेशंस कैसे बनाया जाए, औषधियों को किस रूप में प्रयोग करें। इसके लिए आचार्यों ने 5 तरह की कल्पनाएं बताई है। जैसे स्वरस, जूस के रूप में औषधियों को प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्वाथ, काढ़े के रूप में औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा फांट कल्पना है। चौथा श्रुत कल्पना है। और 5वां चूर्ण के रूप में औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की पंचविध कषाय कल्पनाएं हैं। अब कौन सी औषध को कैसे प्रयोग करना है, इस पर्पज से ये अलग अलग कल्पनाएं की गई है। जैसे स्वरस है, गिलोय का स्वरस है, ग्वारपाठा का कुमारी स्वरस है, एलोवेरा स्वरस आजकल बहुत फेमस हो रहा है। तो जितने भी स्वरस जो होते हैं उनका वो थोड़े से हेवी टू डाइजेस्ट होते हैं, हमारे शरीर का वर्णन करते हैं, न्यूरिशमेंट देते हैं हमें, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। लेकिन वो उन्हीं लोगों को प्रयोग करने चाहिए जिनकी अग्नि अच्छी है, जिनकी जठराग्नि प्रबल है, जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। अस्वस्थ व्यक्ति को जिनकी अग्नि मंद है, उनको अगर स्वरस का प्रयोग कराएंगे तो थोड़ा सा अनुकूल उनके लिए नहीं रहता। तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या कल्पना रखी जाए, तो उन्होंने कह दिया कि भाई काढ़े का प्रयोग करो। किसी भी औषध द्रव्य को पानी में उबालो, और पानी में उबालने के बाद उस पानी में, गर्म पानी में उसका एक्सट्रैक्ट आ जाए तो उसको छान के उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब उसकी भी अलग अलग तरीके हैं, किस व्यक्ति के लिए किस तरह की कितना उसका प्रोपोर्शन रखना है। जैसे 100 ml पानी लिया, 100 ml आप ले लीजिए 1 लीटर पानी लिया,
तो 1 लीटर पानी की में औसत डाल के एक नियम यह है कि आप उसका 750 ml रख सकते हो, एक नियम यह है 500 ml रख सकते हो, 1 ml यह है उसका 250 ml रख सकते हो, 125 ml रख सकते हो। इस तरह से जो रिड्यूस करना है, तो जितना हम रिड्यूस करेंगे काढ़े को, पानी को, उसकी कंसंट्रेशन उसका बढ़ता जाएगा। और वो कंसंट्रेशन औषधियों के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा अलग विषय हो जाता है, विस्तार हो सकता है इसका, इसलिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। तीसरा, कुछ अब औषधियों को हम पानी में उबालेंगे, तो कुछ औषधियाँ ऐसी है जिनमें वोलेटाइल ऑयल होता है, या जिनके जो एल्कलॉइड्स बहुत कम पानी में सोल्यूबल होते हैं, तो और ज़्यादा मात्रा में अगर उनको उबालते हैं तो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसी औषधियों के लिए, जैसे दालचीनी है, कस्तूरी से जो टी है उसका मेन इंग्रेडिएंट भी दालचीनी है। अगर हम दालचीनी को ज़्यादा काढ़ा बनाएंगे उसका, तो उसमें जो वोलेटाइल ऑयल है, उड़नसील जो तेल उसका मुख्य इंग्रेडिएंट है, वो उड़ जाता है। इसी तरह से और औषधियाँ हैं, जैसे इलायची है, उसका भी उस वोलेटाइल ऑयल होता है, वो उड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आचार्यों ने तीसरी कल्पना का निर्माण किया, फांट कल्पना। तो फांट में क्या होता है, तो पानी को अच्छी तरह से उबालते हैं। अब उबालने में भी फिर थोड़ा बाद में बात करेंगे कि उसको आधा रखा जाए, चौथाई रखा जाए, या 2/3 रखा जाए। तो उसको पानी को सामान्य रूप में उबाल लेते हैं, और उबाल के उसमें उस औषध द्रव्य को डाल देते हैं और 10-15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। तो उसका इंग्रेडिएंट उसमें एक्टिव प्रिंसिपल उस पानी में आ जाता है, फिर उसको छान के उसका प्रयोग करते हैं। तो ये फांट कल्पना है। जो कस्तूरी से जो टी है वो आयुर्वेद की फांट कल्पना ही है, जिसमें दालचीनी हो गया और अदर जो इंग्रेडिएंट है, स्टीविया है, इनको फांट के रूप में गर्म पानी में उबाला, उसमें एक तो मॉडिफाइड स्वरूप इन्होंने दे दिया कि जिसे कैरी आराम से कर सकते हैं, इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये फांट कल्पना के अंतर्गत आ जाती। चौथा जो आ जाता है श्रुत। फांट कल्पना को हॉट इन्फ्यूजन भी बोलते हैं। इससे भी अब तीसरी आ जाता है श्रुत, कि पानी, ठंडा पानी लिया, नॉर्मल पानी लिया, नॉर्मल पानी में औषधियों को डुबो के 12 घंटे से 24 घंटे के अंतर उनको रख देते हैं, उसको फिर छान के उसका प्रयोग करते हैं। और पांचवी जो कल्पना आ जाती है चूर्ण। चूर्ण का प्रयोग पाउडर के रूप में गर्म पानी से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं, और अनेक प्रकार से कर सकते हैं। तो इस तरह से पंचविध कषाय कल्पनाओं का ही स्वरूप जो फांट है वो इस कस्तूरी श्री टी का है। लेकिन इन सबके बीच में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? जल। सभी कल्पनाओं में जल का विशेष महत्व है। और आहार जो है हमारा, आहारम पुनर्मूलम बल वर्ण अग्नि ओजसा। बल, वर्ण, अग्नि और ओज, हमारी इम्यूनिटी, उसका मूल आधार आहार है। आहार के बारे में बहुत सर ने काफी सटीक, बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी हमें दी। इनमें से अगर हम 50% भी फॉलो करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। तो आहार में भी सॉलिड जो आहार है उसकी एक सीमा निर्धारित की है कि द्विकाल भोजी, दिन में 2 बार ही भोजन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर करना चाहें तो 3 बार भोजन कर सकते हैं। 3 बार के अलावा हमारा मुंह खाने के लिए नहीं खुलना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद मानता है। लेकिन आहार का एक स्वरूप है जल। पानीयम प्राणिनाम प्राणा विश्वमेव च तन्मयम् नहीं तो याद बिना वृत्ति स्वस्थस्य व्याधितस्य वा। कि जो समस्त संसार है वो जलमय है। 80% जो अर्थ का जो पार्ट है वो जल से युक्त है। हमारा जो शरीर है उसका 75%, 50 to 75% एज रिलेटेड है। जो बाल्यावस्था में 80% के लगभग हमारा प्रोपोर्शन जल का होता है, धीरे धीरे घटता घटता जो है वृद्धावस्था में 50-60 तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी सामान्य रूप में 50 से 75% तक हमारा शरीर जो है जल युक्त है, जलमय। इसलिए तही नहीं तो याद बिना वृत्ति, ये कहा गया है कि जल के बिना कोई गति नहीं है। इसलिए जल का जो है नहीं तो याद बिना वृत्ति स्वस्थस्य व्याधितस्य वा। स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी जल की आवश्यकता है, और जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उसके लिए भी जल की उतनी ही आवश्यकता है। तो जल का युक्ति युक्त पूर्व प्रयोग को लिखा है कि युक्ति युक्त प्रयोग करने पे जल जो है हमारे अमृत के समान कार्यकर होता है।
और उसी को अयुक्तिपूर्वक प्रयोग करें तो वो विष के समान हमारा कार्य करता है। इसलिए जल का प्रयोग, सर ने आहार के बारे में काफी कुछ बताया, अब हम थोड़ी जल पे बात करेंगे कि जल का युक्त प्रयोग होना चाहिए। आजकल जल को लेकर बहुत भ्रांत गाइडलाइंस बार बार दी जाती, खूब पानी पीजिए, पर्याप्त मात्रा में दिन भर पानी पीजिए, टेबल पे पानी की बोतल होनी चाहिए, दिन भर पानी पीते रहिए। ये वाटर टॉक्सिसिटी बताई है आयुर्वेद में। तो जल जो है वो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट हमारा है। अजीर्णे भेषजम व्यारी जीर्णे व्यारी बलप्रदम, ऐसा कहा गया कि अजीर्ण अगर किसी व्यक्ति को है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहिए। जीर्ण, और जब हमारा भोजन जीर्ण हो जाता है तो उसमें जो हम जो पानी पीते हैं वो हमारा बल प्रदान करने वाला होता है, हमें हाइड्रेट करता है। तो हाइड्रेशन का, भोजन पचने के बाद हाइड्रेशन का काम करता है। और भोजन अगर हमें पचा हुआ नहीं है, अजीर्ण की स्थिति में, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी पीते हैं तो उस पानी का, वो पानी जो है हमारा अमृत के समान कार्य करता है, औषधि के समान कार्य करता है। पानी, जल पीने के बहुत सारे नियम भी बताए गए हैं कि जल का प्रयोग कैसे करें। जैसे सामान्य रूप में कहते हैं कि भोजन से पहले पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे भोजन काल से पहले, जब भूख लग रही है आपको तो उसके 10-15 मिनट, आधा घंटे पहले भोजन का, जल का प्रयोग न करें। क्यों? अगर इस तरह के जल का प्रयोग करते हैं तो वो अग्निमांद्य कारक होता है। अग्नि हमारी जो होती है जठराग्नि, सर ने बताया कि रोगा सर्वे पे मंदेग्नो, अग्निमांद्य ही समस्त रोगों का कारण है। तो अग्नि को आप मंद कर देंगे। आधुनिक भाषा में समझे तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो ज्यादा मात्रा में डाइल्यूट हो जाते हैं। इसलिए भोजन के आधा घंटे पहले पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो कृष्णता कारक होता है, हमारा कार्य करता है। क्यों? भोजन पर्याप्त मात्रा में पेट भर जाएगा तो भोजन भी हम कम मात्रा में करेंगे तो उससे कृष्णता आती है। भोजन के अंत में 45 मिनट्स के बाद, कहते हैं कि 45 मिनट्स बाद, भोजन के बाद हमें पानी पीना चाहिए, जल सेवन करना चाहिए। उसके तुरंत बाद अगर भोजन के बाद करते हैं तो वो स्थौल्य कारक है, वो भी अग्निमांद्य कारक हो जाता है और हमें ओबेसिटी प्रोड्यूस करता है। और भोजने चामृतम, भोजन के मध्य में पिया हुआ थोड़ा थोड़ा घूट घूट कर जो पानी पिया जाता है वो अमृत के समान होता है और औषधीय गुणों से युक्त होता है। क्यों? कि जिस थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं तो हमारी जो जिह्वा है, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल के और पार्ट्स हैं, उनमें वो क्लीन होते रहते हैं। और वो जो क्लीन होते रहते हैं तो उससे एंजाइम सिक्रेशन हमारा होता रहता है और वो जो जल है वो पाचक स्रावों के रूप में हमारे बॉडी में काम करता है। तो इसलिए भोजन के बीच बीच में आहार का प्रयोग, जल का प्रयोग करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब भोजन के बाद तो प्यास लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पानी पीने का मन करता है। तो भाई ऐसा भोजन करते हैं क्यों जो ज्यादा इतना प्यास पैदा करता है, पित्तवर्धक है, बहुत दाहक, जो आहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सामान्य नियम हो गए। दूसरा, एक लोग कहते हैं कि पानी बैठ के पीना चाहिए, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में तो कहीं नहीं लिखा कि बैठ के पीना चाहिए या खड़े, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। क्योंकि खड़े खड़े जो अगर पानी पीते हैं तो डायरेक्ट पानी हम जो लेते हैं तो वो सीधा स्टमक में जाता है। बैठ के पानी पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके, घूट घूट करके पानी पीते हैं। तो पानी का नियम, जल के नियम ही हो गए। अब जल में भी, जल को हम औषधि युक्त, क्योंकि जल की एक सीमा है। ज्यादा मात्रा में अगर हम जल का प्रयोग करते हैं तो वाटर टॉक्सिसिटी पैदा करता है। वाटर टॉक्सिसिटी कैसे होती है कि जैसे अति मात्रा में जल लिया तो उससे हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो सकता है। सोडियम की जो कमी की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो सकती है, जबकि सोडियम भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक है, हमारी जो नर्व की पल्सेज है, इम्पल्सेज है, उनके प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए आवश्यक है। मतलब सोडियम की आवश्यकता है। ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तो सोडियम को फ्लश आउट कर देता है, बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में पानी आप आवश्यक, हमारी शरीर की जैसी आवश्यकता है। सर ने बताया कि प्रकृति के आधार पर सब कुछ चलता है। आहार का निर्धारण प्रकृति के आधार पर होना चाहिए। पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए।